सिर्फ कुछ घंटों में पूरी दुनिया ज़ॉम्बियों से भर चुकी थी। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा डर उन राक्षसों से नहीं लगा, बल्कि उन इंसानों से जिन्हें मैंने अपना दोस्त समझा था। जिस लड़की को बचाने के लिए मैं अपनी जान जोखिम में डाल रहा था, उसी के लिए लोग खाने के बदले उसकी इज्जत का सौदा करने को तैयार थे। और जिस आदमी ने कुछ घंटे पहले मेरी टांगे तोड़ने की धमकी दी थी, वो अब उसी लड़की को बचाने के नाम पर उसका फायदा उठाना चाहता था। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि मेरे पास एक ऐसा राज था जो इस पूरी दुनिया को बदलने वाला था। मैं झाओ तियानलेई हूँ, हमेशा की तरह अपनी जिंदगी जी रहा था। तभी कुछ लोग अचानक मेरे सामने आकर खड़े हो गए। शेन शिन्यू पर हमारे यंग मास्टर की नजर है। तेरे जैसे निकम्मे की हिम्मत कैसे हुई उसके बारे में सोचने की? सपने देखना बंद कर। इसके बाद कियान हाओ मेरे सामने आया। इस बार हम सहपाठी हैं, इसलिए तुझे छोड़ रहा हूं, लेकिन अगर दोबारा शिन्यू के पीछे गया तो तेरी टांगे तुड़वा दूंगा। मैंने गुस्सा अंदर दबा लिया। बदला हमेशा ठंडा होकर लेना चाहिए, लेकिन मेरी किस्मत जैसे मेरा मजाक उड़ाने पर तुली थी। अगर काम पर देर हो जाती तो मेरी ट्यूशन फीस तक खतरे में पड़ जाती। मुसीबत कभी अकेली नहीं आती। मैं दर्द से करा ही रहा था कि अचानक मेरे दिमाग में एक अजीब आवाज गूंजी, लिन हाओ, तुम मुझे आभासी भगवान कह सकते हो। मैं चौंक गया। कौन है? मैं तुम्हारे हाथ में मौजूद अंगूठी के जरिए तुमसे बात कर रहा हूँ। तुम मेरे चुने हुए हो। अब से लिन हाओ 0 तुम्हारा कोड नेम होगा। मैंने सोचा कोई मजाक कर रहा है, लेकिन अगले शब्द सुनकर मैं जम गया। 16 घंटे बाद पृथ्वी पर जैविक आपदा आने वाली है। तुम्हारा मिशन है ज़ॉम्बियों को मारकर मानवता को बचाना। मैं हंस पड़ा। ओह, समझ गया, तुम किसी पिरामिड स्कीम वाले हो, है ना? पहले मुझे उद्धारकर्ता बताओगे, फिर ये अंगूठी बेचकर दुनिया बचाने का नाटक करोगे। क्या तुम्हें लगता है मैं बेवकूफ हूँ? आवाज शांत रही। जब तक अंगूठी पहने रहोगे मैं तुम्हें सबूत दे सकता हूँ। ठीक है, दिखाओ। अचानक मेरे सामने रोशनी चमकी। स्कैनिंग शुरू। रुको, ये क्या हो रहा है? स्कैन पूरा। मेरे दिमाग में अनजान जानकारी भरने लगी। जो तुमने देखा वो प्रलय के बाद के एक जीव की जानकारी थी। मैंने उसे तुम्हारी स्मृति में संग्रहित कर दिया है। मैं पूरी तरह हैरान था। तुम हो कौन? कौन सा ज़ॉम्बी सर्वनाश? ये सब मजाक है क्या? लेकिन तभी एक अलार्म बज उठा। अलार्म, अलार्म। घबराकर मैंने अंगूठी निकालने की कोशिश की। तेज दर्द मेरे पूरे शरीर में फैल गया। एक बार अंगूठी पहन लेने के बाद इसे जबरदस्ती उतारने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हारी जान भी जा सकती है। अब तो यकीन हो गया होगा, मैंने हार मान ली। ठीक है, तुम जीत गए, लेकिन मैंने तो कभी मुर्गी तक नहीं मारी। उन ज़ॉम्बियों से कैसे लड़ूंगा? तुम्हें अकेले नहीं लड़ना पड़ेगा। अंगूठी को रगड़कर एक्टिवेट कहो, इससे स्टोरेज स्पेस खुल जाएगा। उसके अंदर एक्सचेंज सिस्टम, संसाधन और हथियार मौजूद हैं। ज़ॉम्बियों को मारकर मिलने वाले एक्सपीरियंस पॉइंट्स और गोल्ड बॉक्स से तुम इन्हें खरीद सकते हो। इसके अलावा वायरस प्यूरिफिकेशन फ्लूइड की एक बोतल भी है। यह तुम्हारे शरीर को मजबूत करेगी और क्षमताएं बढ़ाएगी। लेकिन तभी जब तुम्हारे शरीर में ज़ॉम्बी वायरस हो। मैं स्तब्ध रह गया। मतलब पहले मुझे ज़ॉम्बी से कटवाना पड़ेगा। अगर उसने मुझे काट लिया तो क्या होगा? लेकिन जवाब मिलने से पहले ही आवाज गायब होने लगी। संदेश भेजा जा चुका है। सिस्टम अब हाइबरनेशन मोड में जा रहा है। अरे, मेरा सवाल अभी खत्म भी नहीं हुआ, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मैं अकेला रह गया और मेरे पास सिर्फ एक जानकारी थी। ज़ॉम्बी प्रकोप शुरू होने में अब सिर्फ 16 घंटे बचे थे। समय बहुत कम था। अगर मुझे जिंदा रहना था तो तैयारी अभी से शुरू करनी होगी। जिस दिन सब मुझे पागल समझ रहे थे, उसी दिन दुनिया खत्म होने वाली थी। सिस्टम के गायब होने के बाद मेरे पास सोचने का समय नहीं था, सिर्फ 16 घंटे। इतने कम समय में मुझे अपनी जान बचाने की तैयारी करनी थी, लेकिन अकेले बचने का कोई मतलब नहीं था। सबसे पहले मेरे दिमाग में मेरे सबसे अच्छे दोस्त वू बिंग का ख्याल आया। मैंने तुरंत उसे फोन किया। तियानलेई, आज क्लास में क्यों नहीं आए? सब ठीक है ना? मैंने बिना समय गंवाए कहा। वू बिंग, मेरी बात ध्यान से सुन। कल दुनिया पर प्रलय आने वाला है। हर जगह ज़ॉम्बी होंगे। हमारा हॉस्टल सबसे सुरक्षित जगह है। अगर बचना है तो यहीं छिपना होगा और सही मौके का इंतजार करना होगा। कुछ सेकंड तक दूसरी तरफ सन्नाटा रहा, फिर वह हंस पड़ा। तियानलेई, तुम्हें बुखार तो नहीं है? कैसी बकवास कर रहे हो? मैं गंभीर था। अगर सच में मुझे भाई मानते हो तो इस बार मेरी बात मान लो। मेरी आवाज सुनकर वह थोड़ा गंभीर हुआ। ठीक है भाई, मैं मान लेता हूँ। इतनी टेंशन और भागदौड़ के बाद मेरा शरीर जवाब दे चुका था। मैं बहुत थक गया हूँ, थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। लेकिन तभी वू बिंग फिर बोला, कहीं तुम किसी ठग के चक्कर में तो नहीं पड़ गए? ज़ॉम्बी वॉम्बी कुछ नहीं होते। मैं कुछ कहता उससे पहले हॉस्टल के बाहर अचानक चीखें गूंजने लगी। बचाओ, बचाओ। फोन के दूसरी तरफ वू बिंग की कांपती हुई आवाज सुनाई दी। तियानलेई, जो तुमने कहा था वो सच है। ज़ॉम्बी वायरस सच में फैल गया है। मैंने तुरंत खुद को संभाला। शांत रहो, घबराओ मत। अभी हमें यहीं छिपना होगा और बाहर का हाल शांत होने का इंतजार करना होगा।
तभी मुझे कुछ याद आया। शेन शिंगयुए। आज सुबह वह खेल के मैदान में शूटिंग करने वाली थी और उसे सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे छात्र वहां गए होंगे। मैं घबरा गया। उसी समय दूसरी तरफ से आवाज आई, क्या आपको तो विदेश जाना था ना? खराब मौसम की वजह से फ्लाइट कैंसिल हो गई, इसलिए आखिरी समय में सारी व्यवस्था बदलनी पड़ी। मेरे चेहरे का रंग उड़ गया। मतलब शिंगयुए अभी भी कैंपस में थी। मैंने वू बिंग की तरफ देखा। मेरे जाने के बाद दरवाजा बंद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए उसे मत खोलना। अगर मैं जिंदा रहा तो वापस आऊंगा और हम मिलकर शेन शिंगयुए को बचाएंगे। लेकिन वू बिंग मुस्कुरा दिया। हम अच्छे भाई हैं ना, मैं तुम्हें अकेले कैसे जाने दूं? 2 लोग होंगे तो उसके बचने की संभावना भी ज्यादा होगी। मैं हंस पड़ा। ठीक है, फिर साथ चलते हैं। हम दोनों सावधानी से बाहर निकले। याद रखना, ज़ॉम्बियों से उलझना मत। अगर वे करीब आ जाएं तो पीछे मत हटना। सीधे उनके सिर पर वार करना। चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। लोग चीख रहे थे, कुछ लोग भाग रहे थे, कुछ पहले ही ज़ॉम्बी बन चुके थे। तभी हमने देखा कि मशीन प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत सारे छात्र अभी भी जिंदा थे। वू बिंग बोला, क्या शेन शिंगयुए भी उनमें है? मैंने तुरंत फैसला कर लिया। मैं गाड़ी लेकर ज़ॉम्बियों का ध्यान अपनी तरफ खींचता हूँ। तुम मौका देखकर सबको वहां से निकाल लेना। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। मैं गाड़ी लेकर सीधे ज़ॉम्बियों की भीड़ में घुस गया। हॉर्न की आवाज सुनते ही सारे ज़ॉम्बी मेरी तरफ मुड़ गए। उधर वू बिंग छात्रों को सुरक्षित निकालने में सफल हो गया, लेकिन मेरी हालत खराब हो चुकी थी। चारों तरफ ज़ॉम्बी ही ज़ॉम्बी थे। तभी पीछे से वू बिंग की आवाज सुनाई दी, तियानले, चलो जल्दी। मैं किसी तरह वहां से निकला। बचाए गए छात्रों ने वू बिंग को धन्यवाद देना शुरू कर दिया, लेकिन उसने तुरंत कहा, मैं नहीं, तियानले ने तुम्हें बचाया है। उसने अपनी जान जोखिम में डालकर ज़ॉम्बियों का ध्यान भटकाया था। मैंने बात काट दी। अभी धन्यवाद का समय नहीं है। सब लोग जल्दी लाइब्रेरी की तरफ चलो। मैं वू बिंग के साथ बाद में आता हूँ। लेकिन मुझे नहीं पता था कि असली खतरा ज़ॉम्बी नहीं थे, बल्कि इंसानों का असली चेहरा था। ज़ॉम्बियों से ज्यादा खतरनाक निकले इंसान। किसी तरह हम दोनों लाइब्रेरी तक पहुंच गए, लेकिन जैसे ही हमने दरवाजे पर दस्तक दी, अंदर से आवाज आई, दूर रहो। क्या तुम ज़ॉम्बियों को अंदर लाना चाहते हो? मैंने जोर से चिल्लाया, मैं झाओ तियानली हूँ। वो बिंग भी मेरे साथ है। जल्दी दरवाजा खोलो। अंदर कुछ लोगों ने हमें पहचान लिया। ये तियानली हैं, इन्हें अंदर आने दो। लेकिन तभी कियान हाउ सामने आ गया। दरवाजा मत खोलो, अगर ज़ॉम्बी अंदर घुस गए तो। कुछ लोग डर गए और उसके पक्ष में खड़े हो गए। एक लड़की चिल्लाई, उन्हें मरने के लिए छोड़ दोगे? लेकिन कियान हाउ ने उसे धक्का दे दिया, अगर मरना है तो खुद जाकर मर, बाकियों को साथ मत घसीटो। उस पल मुझे पहली बार महसूस हुआ कि डर इंसानों को कितना बदल देता है। मैंने वू बिंग की तरफ देखा। चलो पीछे से अंदर चलते हैं। सौभाग्य से एक खिड़की खुली हुई थी और हम आखिरकार लाइब्रेरी में घुस गए। लेकिन अंदर आते ही मेरा गुस्सा फूट पड़ा। मैंने सीधे कियान हाउ का कॉलर पकड़ लिया। हरामखोर, हम बाहर मरने वाले थे, तूने दरवाजा क्यों नहीं खोला? लेकिन वह उल्टा मुझ पर चिल्लाने लगा, अगर ज़ॉम्बी अंदर आ जाते तो? क्या सबको मरवाना चाहता था? बाकी लोग भी डर की वजह से चुप थे। तभी क्लास मॉनिटर सिटोंग हमारे बीच आ गई। बस करो, अभी लड़ने का समय नहीं है। मैंने गुस्से में कियान हाउ को छोड़ दिया, लेकिन मन ही मन कस, अगर उसने दोबारा हद पार की तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। उसी समय सिटोंग की आंखें भर आईं। मैं सच में बेकार क्लास मॉनिटर हूँ, अपने सहपाठियों की रक्षा भी नहीं कर पाई। मैंने मुस्कुराकर कहा, तुमने बहुत अच्छा किया है, मेरे दिल में तुम हमेशा सबसे अच्छी क्लास मॉनिटर रहोगी। वू बिंग ने भी हामी भरी। धीरे धीरे उसका चेहरा लाल हो गया और पहली बार उसने कहा, अब से तुम मुझे सिटोंग कह सकते हो। मैं मुस्कुरा दिया। लाइब्रेरी में कुछ समय बीतते ही खाने की समस्या सामने आने लगी। सबके पेट भूख से कराह रहे थे। कुछ लोग चिल्ला रहे थे, मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे भी, एक आदमी गुस्से में बोला। चुप रहो, क्या तुम सबको ज़ॉम्बियों का खाना बनाना चाहते हो? मैंने दूर से यह सब देखा और मन ही मन आह भरी। इतना समय भी नहीं हुआ था और लोग पहले ही आपस में बंटने लगे थे। सिटोंग ने भी धीरे से कहा, ये लोग आखिर कर क्या रहे हैं? लेकिन उसने खुद ही सिर हिलाया। छोड़ो, कोई फायदा नहीं, ऐसे लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। उसी समय कुछ लोग ऊपर खाने की तलाश में जाने लगे, लेकिन जैसे ही वे सीढ़ियों के पास पहुंचे, एक आवाज सुनाई दी, रुको। मैंने ऊपर देखा और फिर मेरी आंखें सिकुड़ गईं। लिन मो, यही कमीना पहले मेरी मुश्किलों की वजह बना था। उसके पीछे कई लड़के खड़े थे। वह मुस्कुराया, दूसरी मंजिल अब मेरी है। अगर कोई मेरी सीमा पार करेगा तो मैं उसे पीट पीट कर मार डालूंगा।
सबके चेहरे उतर गए क्योंकि ऊपर सच में बहुत सारा खाना था। लेकिन लिन मू की अगली बात सुनकर मुझे गुस्सा आने लगा। अगर खाना चाहिए तो पहले मुझे खुश करना होगा। और फिर उसने बेहयाई से कुछ लड़कियों की तरफ देखा। अगर कोई खूबसूरत लड़की मेरे साथ ऊपर आए तो उसे खाना मिल सकता है। सभी लड़कियां डर गईं। सिटोंग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। लिनमुश, तुम हद पार कर रहे हो। बाहर इतनी बड़ी तबाही आई हुई है और तुम ऐसी बातें कर रहे हो। कुछ सहपाठियों ने भी उसका साथ दिया, लेकिन लिनमू हंस पड़ा। क्लास मॉनिटर, अब कोई टीचर तुम्हें बचाने नहीं आएगा। मेरी जिंदगी में दखल देने की हिम्मत कैसे हुई? अचानक उसने अपने आदमियों को आदेश दिया, इसका घमंड तोड़ दो, इसके कपड़े उतारो और सबको इसका हॉट फिगर दिखाओ। उस पल पूरा माहौल जम गया। मैंने अपनी मुट्ठियां कस ली। ये कमीना सच में मरना चाहता है। तुम लोग क्या कर रहे हो? मैं आगे बढ़ गया। मेरी आवाज सुनकर सबकी नजरें मेरी तरफ मुड़ गईं। लिनमू भी हैरान रह गया। झाओ तियानले, मैं उसकी आंखों में देखते हुए बोला, अगर तुम्हें लगता है कि मैं वही पुराना तियानले हूँ जिसे तुम आसानी से दबा सकते हो तो आकर कोशिश कर लो। कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। आखिरकार लिनमू पीछे हट गया। शायद उसे भी मेरी आंखों में कुछ अलग दिखाई दिया था। वह ठंडी हंसी हंसा। ठीक है, दूसरी मंजिल मेरी है, पहली तुम्हारी। सब अपने अपने इलाके में रहें, लेकिन अगर कोई ऊपर आकर खाना चुराने की कोशिश करेगा तो मुझे बेरहम होने के लिए दोष मत देना। उसने अपने लोगों की तरफ देखा। सीढ़ियां बंद कर दो, अगर कोई ऊपर आया तो मार डालना। सिटोंग अभी भी सदमे में थी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, कुछ घंटों में लोग इतने भयानक कैसे हो गए? मैंने धीरे से कहा, तक हितों का टकराव नहीं होता, हर कोई अच्छा इंसान बनकर रहता है, लेकिन मौत सामने दिखाई देने लगे तो बहुत लोगों का असली चेहरा सामने आ जाता है। फिर मैंने उसकी तरफ देखा। सिटोंग, तुम्हें अपना स्वभाव बदलना होगा। अगर तुम हमेशा दूसरों के लिए अपनी जान खतरे में डालती रहोगी तो एक दिन खुद मुसीबत में पड़ जाओगी। वू बिंग तुरंत बोला, घबराओ मत, मैं और तियानलेई हमेशा तुम्हारी रक्षा करेंगे। उसकी बात सुनकर सिटोंग की आंखें नम हो गई। धन्यवाद। लेकिन तभी एक और समस्या सामने आई। लाइब्रेरी का सारा खाना और पानी लगभग लिनमुच के कब्जे में था। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम ज़ॉम्बियों से नहीं, भूख से मर जाते। मैं मुस्कुराया। चलो, मैं तुम दोनों को खाना खिलाता हूँ। वू बिंग हैरान रह गया। क्या तुम्हारे पास खाना है? मैं हल्का सा मुस्कुराया। बस मेरे पीछे आओ। लाइब्रेरी के अंदर हर कोई भूख से परेशान था, लेकिन मेरे पास एक ऐसा राज था जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। मैंने मन ही मन अंगूठी को छुआ। एक्टिवेट। अचानक मेरे सामने स्टोरेज स्पेस खुल गया और अंदर देखकर मैं खुद हैरान रह गया। कंप्रेस्ड बिस्किट। लगता है सिस्टम ने मेरे लिए पहले से कुछ तैयार करके रखा था, लेकिन मैंने जल्दी ही समझ लिया कि सिर्फ इन बिस्किटों से काम नहीं चलेगा। मेरे साथ वू बिंग और सिटोंग भी थे, और जैसे जैसे समय बीतेगा बाहर से खाना ढूंढना और मुश्किल होता जाएगा। हमें अभी से भविष्य के लिए तैयारी करनी होगी। मैंने मन ही मन फैसला कर लिया, जितना हो सके अभी से खाना इकट्ठा करना होगा। कुछ देर बाद मैं अकेले बाहर निकला। जोखिम बहुत बड़ा था, लेकिन किस्मत इस बार मेरे साथ थी। आखिरकार मैं कुछ चावल और जरूरी सामान लेकर वापस लौट आया। जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुआ, सिटोंग की आंखें चमक उठी। तियानले, तुम आखिरकार वापस आ गए। वू बिंग हंसते हुए बोला। तुम्हारे जाने के बाद सिटोंग इतनी परेशान थी कि कई बार तुम्हें ढूंढने बाहर जाने वाली थी। अगर मैं उसे रोकता नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। सिटोंग का चेहरा तुरंत लाल हो गया। मैं बस चिंतित थी। मैं मुस्कुरा दिया। माफ करना, तुम्हें चिंता में डाल दिया। फिर मैंने अपने पीछे रखा सामान बाहर निकाला। देखो मैं क्या लाया हूँ। चावल देखकर दोनों की आंखें फैल गई। चावल! इतनी मुश्किल हालत में गरम खाना किसी खजाने से कम नहीं था। वो बिंग तो खुशी से लगभग रो ही पड़ा। मुझे कभी नहीं लगा था कि चावल इतने स्वादिष्ट हो सकते हैं। मैंने गंभीर होकर कहा, अब से हर निवाला कीमती है। पानी और खाने दोनों को बचाकर इस्तेमाल करना होगा। और सबसे जरूरी बात, किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि हमारे पास खाना है, वरना हम बहुत बड़े खतरे में पड़ जाएंगे। सिटोंग थोड़ी झिझकी, लेकिन हमारे इतने सारे सहपाठी अंदर हैं। वू बिंग ने सिर हिलाया। ये खाना तियानलेई अपनी जान जोखिम में डालकर लाया है। अगर हमने सबके साथ बांट दिया तो किसी का भी पेट नहीं भरेगा। सिटोंग कुछ देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, तुम लोग सही कह रहे हो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। लेकिन समस्या अब भी बाकी थी। इतना सारा खाना छिपाएं कहाँ? मैं हंस पड़ा। ये आसान है। और फिर मैंने सारा खाना दरवाजे के बाहर छिपा दिया। वू बिंग और सिटोंग दोनों हैरान रह गए।
कमाल है, अंदर बैठे लोग ज़ॉम्बी और मौत के डर से दरवाजा खोलने की हिम्मत नहीं करेंगे, कोई यहाँ तलाश करने भी नहीं आएगा। मैं मुस्कुराया। कभी कभी सबसे सुरक्षित जगह वही होती है जिसके बारे में कोई सोचता भी नहीं। हम वापस अंदर आ गए, लेकिन तभी बाहर शोर सुनाई देने लगा। कुछ लोग खाने को लेकर बहस कर रहे थे। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया जब तक कि एक परिचित चेहरा मेरी नजरों के सामने नहीं आया। शेन शिंगयुए। आखिरकार वह जिंदा थी और सुरक्षित भी। उसे देखकर मेरे दिल से जैसे एक भारी बोझ उतर गया। लेकिन तभी ऊपर से लिन मुन नीचे आया। उसकी नजर जैसे ही शेन शिंगयुए पर पड़ी, उसकी आंखों में लालच साफ दिखाई दे रहा था। ओह, तो हमारी बड़ी स्टार भी यहाँ है। हमने तुम्हें पहले क्यों नहीं देखा? कुछ लड़कियां उससे थोड़ा खाना मांग रही थी और शिंगयुए कई दिनों से भूखी थी। एक लड़का बोला, अगर देवी को खाना चाहिए तो मैं आग और पानी में भी कूद जाऊंगा। लेकिन लिनमू की नजरें कुछ और ही सोच रही थी। वह शिंगयुए के सामने जाकर मुस्कुराया। यहाँ रहना तुम्हारे लिए खतरनाक है, मेरे साथ ऊपर चलो, मैं तुम्हें भूखा नहीं रहने दूंगा। लेकिन शिंगयुए ने बिना झिझक जवाब दिया, धन्यवाद, लेकिन मैं सबके साथ ही रहना चाहती हूँ। लिनमू का चेहरा तुरंत बदल गया। उसने उसका हाथ पकड़ लिया। शर्माने की जरूरत नहीं है, जब मैं कह रहा हूँ तो मेरे साथ चलो। शिंगयुए घबरा गई। मुझे छोड़ो। तभी कुछ लड़कियां बीच में आ गई। तुम उसे चोट पहुंचा रहे हो। लेकिन लिनमू के चेहरे पर कोई शर्म नहीं थी और उसी पल मुझे समझ आ गया, यह कमीना अब शेन शिंगयुए के पीछे पड़ चुका था। लिनमू ने शिंगयुए का हाथ पकड़ रखा था, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं था। उसने गुस्से से अपना हाथ छुड़ाया। मुझे छोड़ो, मैंने कहा ना, मैं तुम्हारे साथ ऊपर नहीं जाऊंगी। लिनमू का चेहरा तुरंत बदल गया। उसे शायद उम्मीद नहीं थी कि इतनी बड़ी स्टार सबके सामने उसकी बात ठुकरा देगी। वह ठंडी हंसी हंसा। क्या तुम्हें लगता है कि थोड़ा सा खाना देकर मैं तुम्हें खरीदना चाहता हूँ? शेन शिंगयुए, तुम खुद को बहुत बड़ा समझती हो। कुछ दिन और भूखी रहोगी, फिर खुद घुटनों के बल चलकर मेरे पास आओगी। लेकिन शिंगयुए ने उसकी तरफ देखना तक जरूरी नहीं समझा। उसकी यह हरकत देखकर मैं भी हैरान था। सच कहूं तो मुझे लगा था कि इस हालत में वह किसी मजबूत सहारे की तलाश करेगी, लेकिन वो मेरी सोच से कहीं ज्यादा मजबूत निकली। उसी समय सिटोंग धीरे से मेरे पास आई। तियान ले, तुम अभी जाकर उसकी मदद क्यों नहीं करते? अगर तुम इस समय उसके साथ खड़े हुए तो शायद वह तुम्हारे करीब आ जाए। मैं मुस्कुरा दिया। मैं देखना चाहता हूं कि वह किस तरह की इंसान है। अगर वह सच में लिनमू के साथ चली जाती तो शायद मैं उसे पहले जैसा सम्मान कभी नहीं दे पाता। सिटोंग मुझे अजीब नजरों से देखने लगी। ऐसे समय में लड़कियां सबसे कमजोर होती हैं। अगर तुम अभी उसे दिलासा दोगे तो शायद उसका दिल जीत लोगे। मैं हंस पड़ा। वह एक बड़ी स्टार है और मैं तो बस एक गरीब छात्र हूँ। ऐसी बातें सोचने की हिम्मत भी कैसे कर सकता हूँ? कुछ देर बाद मैंने देखा कि शिंगयुए अकेली बैठी थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। स्पष्ट था कि उसने कई दिनों से कुछ नहीं खाया था। मैं उसके पास जाने ही वाला था कि एक लड़की बीच में आ गई। उन्हें आराम करने दीजिए। अगर सच में उनकी चिंता है तो उन्हें परेशान मत कीजिए। मैंने सिर हिलाया। गलत मत समझिए, मैं सिर्फ उनके लिए खाना और पानी लाया हूँ। उस लड़की की आंखें फैल गई। ये तुम्हें कहाँ से मिला? मैं हल्का सा मुस्कुराया। मैं लिनमू जैसा नहीं हूँ, मैं सच में उनकी मदद करना चाहता हूँ। फिर मैंने धीरे से कहा, ध्यान रखना, कम खाना, और सबसे जरूरी किसी को पता नहीं चलना चाहिए। शिंगयुए ने मुझे देखकर आश्चर्य से पूछा, तुम ये सब मेरे लिए लाए हो? मैं मुस्कुराया। ज्यादा मत सोचो, अभी हर किसी को जिंदा रहने के लिए ताकत चाहिए। वह कुछ सेकंड तक मुझे देखती रही। फिर पहली बार उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। धन्यवाद। लेकिन उसी समय एक परिचित आवाज सुनाई दी, शिंगयुए।